देखो बच्चों, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, चैप्टर 3। तो संश्लेषित रेशे क्या होते हैं बताओ। जिन्हें मानव द्वारा प्राप्त किया जा सके, मानव द्वारा बनाया जाता बनाया है, जाता उनको संश्लेषित रेशे कहते हैं, है ना। और प्लास्टिक तुम जानते ही हो, आजकल प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा है। अब पार्ट पढ़ेंगे डिटेल से। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं किससे बनी निर्मित होती हैं वो? कपड़े से निर्मित होते हैं। पढ़ो। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों कोष्ठक में फाइबर्स से बनाया जाता है। बस देखो, कपड़े प्राकृतिक रेशे से बना हो सकता है और कृत्रिम रेशे से भी बना हो सकता है। तो रेशा दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक क्या होता है, कृत्रिम क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो आप जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ें, हम देखें, फिर आगे आएगा वो। देखो पढ़ो। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजित करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 को पढ़िए। देखो ये साड़ी दे रखी है, इसको भरेंगे पहले। इससे पहले इसको समझेंगे। देखो रेशे दो प्रकार के होते हैं, और प्राकृतिक रेशे और एक संश्लेषित रेशे। तो क्या होते हैं देखो, ये समझो। पहला है प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक प्राण जो प्रगति से प्राप्त होते हैं, आदमी खुद नहीं बनाता उनको, अपने आप बनते हैं, उनको कह रहे हैं प्राकृतिक। जैसे कपास अपने आप बनती है, आदमी नहीं बना सकता इसको। ऊन और रेशम है ना, रेशम कीट से प्राप्त होता है, हमें कीड़े से। ऊन हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, भेड़ से, ऊंट से, है ना। और कपास पौधों से प्राप्त होती है। आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ये तो कहलाते हैं प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधे जंतुओं से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ये अब साड़ी में कह रहा है ये बननी है आपको। तो इसमें कह रहा है, जैसे देखो ये क्रम संख्या 1, वस्तु का नाम, जैसे वस्तु ऊन डाल दिया आपने पहले में, ऊन। तो ऊन रेशे का प्रकार, ऊन प्राकृतिक रेशा होता है, कृत्रिम रेशा होता है? प्राकृतिक। ऐसे बननी है ना। तो ऊन पर दूसरी साड़ी में तुम भर सकते हो दूसरे नंबर में रेशम। रेशम कैसा स्रोत प्रभु है? रेशम प्राकृतिक। ऐसे ही तुम भर सकते हो रेयन, नायलॉन, ये कृत्रिम रेशे प्रकार आदि, ऐसे भर सकते हैं इसको। अब आओ आप, संश्लेषित रेशा क्या है? धागे से जुड़े मनकों के हार, मतलब मोती के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण कीजिए, मतलब याद कीजिए। चित्र 3.A तथा चित्र 3.B के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? देखो सुनो बच्चों, जैसे ये माला है, देखो ये तो बन रही है मोतियों से, मनकों कहते हैं जिसको, मोती का दूसरा नाम मनके। ये कागज की क्लिप बना रखी है छोटी सी, देखो ये, इनसे माला बनाई गई है ना। श्रृंखला मतलब एक एक जोड़ के श्रृंखला बन जाए, चैन, है ना। तो सब मोती मिल गई, एक चैन बनी ना माला, उसको ही कहते हैं श्रृंखला। अब देखो, एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं, जो बहुलक
अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती पॉलीमर कहलाती है। देखो इसको ध्यान से समझें, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये। पॉलीमर, पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बनाता है। ग्रीक भाषा भी होती है, एक अफ्रीकन भाषा होती है, एक इंग्लिश भाषा होती है, भाषा बहुत प्रकार की होती है ना। ऐसे पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्द पॉली तथा मर से मिलकर बना है। पॉली का अर्थ होता है अनेक और तथा मर का अर्थ होता है इकाई अथवा भाग, है ना। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। दोहराने मतलब जोड़ने से। बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है ना, निर्मित होता है। तो बताओ सेलुलोज क्या है? सेलुलोज होता है, जैसे कपास एक बहुलक है तो जो सेलुलोज ही कपास में सेलुलोज होता है। और सेलुलोज को कौन खाते हैं? आदमी के पशु? आदमी नहीं खाते, पशु खाते हैं इसको। आदमी नहीं पचा सकता सेलुलोज को। बिनौला में कपास डालते हैं, बिनौला आती है ना भैंसों के, गायों के लिए, इससे दूध अधिक देती हैं। ठीक है, अब आ जाओ हम संश्लेषित रेशों के प्रकार। तो ये अनेक प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं हम पढ़ेंगे। रेयॉन, पहला रेशा रेयॉन जो मानव द्वारा बनाया गया, है ना। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। हाँ, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? कीट से। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। गोपनीय किसे कहते हैं? जिसे छुपा कर रखा गया। हाँ, छुपा कर रखा गया, इसे उजागर नहीं करी। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट, जिसे कहते हैं इंग्लिश में टेक्सचर, ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। देखो ये रेशा कैसे प्राप्त किया गया? काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त। काष्ठ मतलब लकड़ी और लकड़ी मतलब लुगदी मतलब लकड़ी। भूकाष्ठ अलग है, ये काष्ठ होती है इंग्लिश में, काष्ठ जाति को कहती है। ये काष्ठ है। लकड़ी को बुरादा बनायो, काष्ठ लुगदी मतलब लकड़ी बुरादा बनायो, वहाँ पानी मिलायो, फिर वहाँ में रासायनिक पदार्थ मिलाए। जब काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया ये, है ना, रेशम जब प्राप्त हुआ रेशम हमें, है ना, यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। यद्यपि रेयॉन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। हाँ, अब इसे कपास के साथ मिलाकर तो बिस्तर की चादरें बनाते हैं, है ना, सोने वाली बेड, डबल बेड पर, और ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो चित्र देख सकते हो, ये कालीन या गलीचा का चित्र है ना। और चादरें भी बनाई जाती हैं इसकी, है ना। ये चादर का चित्र है, देखो ये चादर देख सकते हो, चादर है। ये अस्तर फॉल आती हैं साड़ियों की, वो भी बनाई जाती हैं इनसे, नायलॉन की होती हैं वो। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। मानव निर्मित रेशा है, मानव द्वारा, मतलब रेयॉन तो बनाया जाता ही है मानव द्वारा, नायलॉन भी बनाया जाता है। तो पढ़ो। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त
प्राप्त किया गया? देखो ऐसे या ऐसे याद रख सकते हो, मतलब ऐसे जंतु या पौधे से प्राप्त किया गया नायलॉन को, फिर उसमें है ना कच्चो माल प्राप्त किया हमने पहले, उसमें फिर रासायनिक पदार्थ मिलाए जब नायलॉन का रेशा बना, है ना। तो ये पौधे या जंतु थे तो प्राप्त ही रहे हो नायलॉन, पर इन्हें कृत्रिम पदार्थ मिला दिए हमने केमिकल, जब ये नायलॉन रेशा कृत्रिम रेशा कहलाया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। देखो इसको कैसे निर्माण किया गया। कोयला प्राकृतिक होता है, अपने आप प्राप्त होता है कोयला खानों पहले से। कोयला लिया, उसमें उसमें जल डाल दिया, उसे फिर खुले में रख दिया, वायु वहां उससे मिली, है ना। तो यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यह अपने आप बना गया था, मानव द्वारा बना गया था। अब ऊपर ही ऊपर आए, पढ़ो। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था। हाँ, प्रबल मतलब अच्छा, ज्यादा समय चलने वाला, अच्छा, है ना। प्रत्यास्थ मतलब टाइटनेस नहीं थी इसमें, ज्यादा लचकपन थी, है ना। हाँ, जैसे प्रत्यास्थता का गुण किस में पाया जाता है? तारों में, है ना। तारों में तन्यता का गुण पाया जाता है, धातुओं में तन्यता का। ऐसे ही प्रत्यास्थ मतलब ढीले थे कपड़े और हल्का था नायलॉन का रेशा। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, सुगम मतलब सरल। शाबाश। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुर्राबे, रस्से, तंबू। जुर्राबे का दूसरा नाम देखो क्या होता है, बताओ? मोजा, है ना। मोजा भी बनाए जाते हैं नायलॉन के, रस्से भी बनाए जाते हैं, और क्या बनाया जाता है? तंबू, और दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे। हाँ, कारों की सीट के पट्टे मतलब कार जब सीट पे बैठे भाई नीचे लगता है एक पट्टा, है ना, वो नायलॉन की बनी होती है। स्लीपिंग बैग, शयन थैला, जिसे हिंदी में शयन थैला कहते हैं, स्लीपिंग बैग इंग्लिश में, है ना। जिसे हम हाथ से पकड़ा और वहाँ पहिया लगे होते हैं ना, स्लीपिंग बैग, वो सोया रह जावे पीछे से चलते हैं लेकर, उसे कहते हैं। पर्दे आदि नायलॉन के बनाए जाते हैं। अब नायलॉन का उपयोग पैराशूट बनाने में भी किया जाता है। तो देखो अभी चित्र दिखाएंगे तुम्हारे लिए, देखो ये देखो नायलॉन के क्या क्या बन रहे हैं, देखो ध्यान से। देखो ये मोजा देख सकते हो, ये मोजा है नायलॉन के बनाए जाते। ध्यान रखनी है, पेपर में आ सकते हैं नायलॉन से बनी कोई दो चीजों के नाम लिखे हैं। नायलॉन के फीते भी बनाए जाते हैं, जूतों के फीते हैं ये, है ना। अब देखो तीसरा, ब्रश भी बनाई जाती है नायलॉन की, नायलॉन के पर्दे भी बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है बूझो, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम उससे पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? मतलब बूझो ये कह रहा है भाई, पैराशूट तो ऐसा होता है जैसे हेलीकॉप्टर में कूद जाओ है लेके, हम गिरते नहीं है उससे, है ना, आराम आराम उड़ते हैं। तो इतना मजबूत होता है, और रस्सी, चट्टानों पर रस्सी का उपयोग कर सकते हैं चढ़ने के लिए, इतने मजबूत होते हैं। तो देखो आगे पढ़ेंगे इसके लिए। और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक अच्छा होता है, प्रबल होता है। और एक्रिलिक, ये भी मानव निर्मित रेशे हैं, इनको भी संश्लेषित रेशे कहते हैं। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। सिलवटें मतलब सरवट नहीं पड़ती हैं। यह सपाट रहता है, चिकना रहता है और सरलता पूर्वक धुल जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है, मतलब वस्त्र बनाने के लिए बहुत उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान मतलब कपड़े पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, ये बहुत ही प्रचलित में ज़्यादा फेमस है,
इसे बहुत महीन रेशों से खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता। तो ये हमने पढ़ा पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। मेरी माँ जल के लिए सदैव पेट बोतलें और है ना, बोतलें और चावल तथा चीनी संचयन मतलब एकत्रित करने के लिए पेट जार खरीदती है ना। पेट वो नहीं जो तुम आओ खाने वालों खानो जा रहो उसमें, वो पेट नहीं, ये पेट अलग है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर वो यह पेट है क्या, है ना। आदमी वाला पेट नहीं, ये अलग पेट है, जार है ना। अब क्या होता है मैडम बता रही है, बूझो बताएगा। देखो ये पहली कह रही है। अब पेट की फुल फॉर्म देखो पहले तो पीईटी है ना, ये तो शॉर्ट में कहते हैं पीईटी पेट। पीटे पॉली, ईते एथिलीन और टीते टर्थेलेट। पॉली एथिलीन टर्थेलेट ये फुल फॉर्म है इसकी। एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है ये, सबसे मतलब सुप्रसिद्ध है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग हम बोतलें बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं, प्लास्टिक के बर्तनों में, फिल्म बनाने में करते हैं, प्लास्टिक की बुआ में ना सीढ़ी वो फिल्म, तार बनाए जाते हैं इसके, है ना। और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है इस पेट का। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो ये कह रही है माँ पेट जार खरीदती है, वो प्लास्टिक का बना होता है, उसमें वो चीज़ बेकार नहीं होती। जैसे फ्रीज है, फ्रीज में जार ही कह सकते हैं, ऐसा ही होता है वो, पर वो वैसा होता है ना कि देखने में अलग होता है। चावल चीनी बोतलें रख देते हैं इसमें, तो इसमें क्या है मक्खी नहीं घुस पाती, सेफ रहती है चीज़ सुरक्षित, ये कीड़े मकोड़े नहीं घुसते, उसके लिए पेट जार होता है वो। तो फ्रीज है। हाँ फ्रीज में तुम वैसी फ्रीज में, अब फ्रीज चल गए, पहले पेट जार चलते थे। फ्रीज तो ठंडा करने का भी काम करता है ना। अब देखो पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, मतलब फलों में कौन सी गंध देनी है फलन को, एस्टर डाल दो वही किसी गंध है जावे। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। इन पॉलिएस्टर से कपड़े बने, पॉलीकोट कपड़ा कहलाता है, कोई पॉलीवूल कोई टेरिकॉट को कपड़ा कहलाता है। जैसा कि नाम सुझाते हैं ये कपड़े दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। अब देखो पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है ये पॉलिएस्टर, पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास को मिलाकर बनता है। पॉलीवूल पॉलिएस्टर और ऊन का भी मिश्रण है ये। यहाँ पढ़ो। हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते। निर्मित मतलब बने नहीं होते हैं। यद्यपि ऊन के सदृश मतलब समान दिखाई देते हैं ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रिलिक कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये विविध रंगों से उपलब्ध रहती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिसे ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7। यदि आप
संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती है तो यह बहुत आपदाजनक हो जाता है। आपदाजनक जानते हो? कपड़ा मतलब आदमी तो चिपक जाओ तो हाल पजड़ जाएगी, है ना। ये आग लग गई कपड़ा तो नुकसान। आपदाजनक मतलब बहुत नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ये अब देखो बूझो क्या कह रही है पहेली। ओ अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती। तो देखो, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब संश्लेषित रेशों के गुणधर्म पढ़ेंगे हम। देखो, कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? हाँ, संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री किसे कहते हैं? परिधान मतलब कपड़ों वाली सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। आराम से एक आकार के दो कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए, दूसरा संश्लेषित रेशों से बना हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। टुकड़ों को पृथक भीकरों जानते हो, बर्तनों में या मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। देखो, बंद कर रहा है। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? है ना, ये कह रहा है। क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त करिए। तुम कर सकते हो, ये कपड़ा ले लो प्राकृतिक और ये संश्लेषित, भिन्न यूज करो 1-2 साल, जब देखो कौन सा ज्यादा चले, है ना। बंद कर रखी तुमने। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुओं और उनके उपयोगों की एक सूची बनाइए। संश्लेषित रेशे की यह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होती है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। मतलब देख समझो, अब क्या होता है, इसमें 2 शब्द आए। एक में तो रेखीय होती है प्लास्टिक की व्यवस्था और अन्य में यह तिर्यकबद्ध क्रॉसबद्ध होती है। तो देखो ये कैसी होती है संरचना, ये दे रखी। तो देखो चित्र 3.6 में पहले में रेखीय और दूसरे में क्रॉसबद्ध व्यवस्था है। तो चित्र देखो, ये
ये ए चित्र है, तो ए में रेखीय व्यवस्था है, इसमें प्लास्टिक रेखाओं के रूप में जुड़ा होता है ना। और दूसरे में प्लास्टिक क्रॉसबद्ध व्यवस्था में जुड़ा होता है, इसमें क्रॉसबद्ध व्यवस्था मतलब कठोर प्लास्टिक होता है। ये तो टूट जाओ आसानी से रेखीय व्यवस्था वाला, पर ये नहीं आसानी से टूटता है, इसमें क्रॉसबद्ध व्यवस्था जुड़ रहा। हाँ पढ़ो। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध है, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में डाला जा सकता है, अर्थात इसे सांचे में जान सकते हो, सुनो, सांचे में डाला जा सकता है, जानते हो, हम जैसा आकार दें वैसे आकार में आ जाता है। जैसे अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है ना। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है। पुनः चक्रण जानते हो क्या होता है? हाँ, मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, उसमें से तोड़कर भी दोबारा बनाया जा सकता है उस जैसे। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है, इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है, इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है। प्लास्टिक की आम है ना चद्दर, प्लास्टिक की चद्दर आ सकती है, उसमें बदला जा सकता है, अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। निर्मित वस्तुएं तुम देख सकते हो, ये कुर्सी है, ये प्लास्टिक की बाल्टी है, प्लास्टिक की मोटरसाइकिल है, और ये प्लास्टिक का कप है ना। अब देखो पढ़ेंगे आप पॉलीथीन। जिसे पॉलीथीन को कहते हैं थैली, जिसमें चिल्ली, और पॉलीथीन पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है, जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियां बनाने के काम आता है। स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलता पूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाते हैं। बस रुको, बताओ, बल जानते हो? बल क्या होता है? ताकत है ना, तो टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वह विकृत हो जाती है। विकृत जानते हो? विकृत क्या होता है? विकृत मतलब उबड़ खाबड़ सी हो जाती है, उसकी आकृति में चेंज आ जाता है, उसे कहते हैं विकृत। ठीक है। तो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। बस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में दे रखा है। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं? तो देखो ये क्या है, वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, मतलब उसकी आकृति में चेंज आ जाता है। जैसे कोई लड़का है गाल दे दे और तुम मुंह पे टेढ़ो पड़ जावे तो विकृत हो जाता है वो, है ना, तो उसे कहते हैं विकृत, है ना। कोई के घाव है वो बस सही है, टाइम लगे बहुत दिन, तो वो विकृत है वो। तो ऐसे ही वह प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और जो मोड़े में आसानी से सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी प्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। तो देखो, पॉलीथीन कहते हैं थैली है, जैसे खींचो वही अनुसार खींच जाओ, ढीली होती है ना, बिल्कुल जैसी आकृति में डालें वैसे में डल जाती है, और आम है थैली में रखी छोटी सी हो जाती है बहुत बड़ी। और पीवीसी भी ऐसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है, हल्का प्लास्टिक होता है। इनका उपयोग खिलौने बनाने में, कंघियां जानते हो, बाल काटते हो, और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। पात्र मतलब बर्तनों के बड़े पैमाने पर बर्तन ही बनते हैं इनके प्लास्टिक के। अब आओ जाओ दूसरी ओर,
दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। ऊष्मा देकर जानते हो ऊष्मा, ऊष्मा देकर मतलब देखो इसको मतलब ऊष्मा मतलब जिन्हें हल्का गर्म करके गर्म नहीं किया जा सकता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते। जैसे देखो तुम चायदान चाय बनाते हो है ना, चाय पर हत्ता लगा होता है ना, वो हत्ते पे चढ़ो रहे हो काला काला सा प्लास्टिक को हत्ता, वो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना। चायदान तो गर्म हो जाता है पर वो हत्ता गर्म नहीं होता, तो कम ताप से जो गर्म नहीं होए उसे कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं वो से कहते हैं। ऐसे नहीं तुम गर्म करो, गर्म बात तुम आँच पे रख दो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो नेका तो गर्म हो गो पर वो बहुत ज़्यादा आँच चलेगी जब पिघले वो है ना, बेकार हो जाता है। ऐसे ही पर यह नेक ऊष्मा देकर हल्के ताप से गर्म नहीं होते है ना, तो याद रखना है, ये भी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों में दे रखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं, तो ये याद हुआ। देखो दोबारा सुनिए, ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया मतलब एक बार जो उनकी आकृति को रूप दे दिया वापस उन्हें ऊष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। अब देखो ये इसके दो उदाहरण है ना, बेकेलाइट और मेलामाइन प्रकार का प्लास्टिक होता है ना, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, मतलब ऊष्मा मतलब आसानी से गर्म नहीं होता और विद्युत का कुचालक मतलब इनमें बिजली प्रवाहित नहीं होती है ना, स्विच लगे रहे ना विद्युत बिजली के स्विच, इनमें बाहर करंट ना आवे भीतर तार में करंट आता है स्विच है ना, तो ये विद्युत के कुचालक है। यह बिजली के देखो ये बिजली के स्विच देखो देखो ध्यान से देखो बच्चों, विभिन्न बर्तनों के हत्ता लगे रहे ना आदि बनाने में काम आता है। मेलामाइन एक बहु उपयोगी पदार्थ है, मतलब बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक होता है, मतलब आग का विरोध करता है, इससे आग को नहीं पकड़ता है, तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइल शामिल है, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में भी लिया जाता है। प्लास्टिक की आ रही हैं आजकल फर्श ऐसी ऐसी आ रही हैं जो है ना, हाँ जी ना टेलेंगे खाई। देखो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया जाता गया है। थर्मोप्लास्टिक के बनाए जाते हैं तस्वीर है, प्लास्टिक क्या में ना ठोस या तोड़ दो पर दोबारा चक्रित नहीं कर सकते, आसानी से गर्म नहीं होते ये है ना। दूसरा हथौड़ा पे ही लगा रहा है ना, जैसे ये गर्म करने वाला ये नहीं गर्म नहीं होता, हम हाथ से पकड़ सकते हैं आराम से, ये आगे का गर्म हो जाता है। तीसरा ये बोर्ड में बटन और इनमें ये बाहर करंट नहीं आता, अंदर करंट आता है ना। ये तस्तरी ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। अब देखो ये भी तस्तरी है ना। अब देखो ये थर्मोप्लास्टिक, ये तो ऊपर वाली वस्तुएं ये थर्मोप्लास्टिक से निर्मित होती हैं, थर्मोसेटिंग है ना। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ठोस होता है ना, एक बार तोड़ने पर दोबारा पुनः आकृति में नहीं लाया जा सकता है ना। अब देखो दूसरी थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, ये डिब्बा, इसको आराम से मोड़ सकते हो, दम लगाकर मुड़ जाएगा आसानी से। ये तारे ये भी मोड़ सकते हो उसको, तो ये आसानी से विकृत हो जाते हैं, तो इनको थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं बनी वस्तुएं। पदार्थ प्लास्टिक, विकल्प पदार्थ प्लास्टिक का मतलब हम प्लास्टिक को उपयोग क्यों करना चाहिए हमें, तो देखो पढ़ो। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री जल
दूध, अचार, सूखे मेव आदि के संचयन करने की सोचें तो प्लास्टिक संचयन मतलब इकट्ठा करने की सोचें तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक क्या होता है बताओ? ज्यादा ही सुविधाजनक मतलब हमें अच्छा लगता है, आरामदायक, हाँ, सुविधाजनक लगती हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, मतलब हल्को वजन तो हल्को रहे बनो, कम कीमत के होते हैं, है ना। अच्छा लोहे की चीज मिल रही है 200 में, वो मिल रही है हमें 150 रुपया में, तो 50 भैया खरीदेंगे ना, तो एक कम कीमत होती है। अच्छा सामर्थ्य मतलब क्षमता भी अच्छी होती है, चलने वाली, ज्यादा टाइम चलता है, और उपयोग में आसानी है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों में, वायुयानों में, वायुयान जानते हो? हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ते हैं हवा में, और अंतरिक्ष यानों जो अंतरिक्ष यान में उड़ रहे हैं ना, हाँ, में भी होता है। उपयोग की यह सूची असीमित है, मतलब बहुत जगह उपयोग किया जा रहा है। असीमित है, कहाँ कहाँ करो जा रहा हो कह नहीं सकते हम, असीमित उसे कहते हैं। यदि हम चप्पल, फर्नीचर तुम जानते ही हो, आजकल कच्चू को फर्नीचर बना सके, और सजावट की वस्तुओं आदि से गिनना प्रारंभ करें। आइए अब प्लास्टिक के पदार्थों, प्लास्टिक के अविलाक्षणिक गुणों की विवेचना करें, है ना। प्लास्टिक हल्का, प्रबल मतलब अच्छा, और चिरस्थायी है मतलब लंबे समय तक चलने वाला है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियां और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं? प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने का क्या लाभ है? प्लास्टिक कुचालक है। आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत के कुचालक है। कुचालक जानते हो क्या होता है? बताओ। मैंने बताया था कुचालक और सुचालक दो चीज होती है। कुचालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, और सुचालक जिनमें विद्युत धारा कुचालक कहते हैं जिनमें, सुचालक कहते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उनको सुचालक कहते हैं। और कुचालक जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, उन्हें कुचालक कहते हैं। तो भाई देखो, प्लास्टिक में ऊष्मा मतलब गर्म नहीं होते आसानी से, और विद्युत के कुचालक है मतलब करंट नहीं आता है। इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं, और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। ठीक है। ये अब देखो, प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे दवा की गोलियों, टिक्कियों को पैक करने हेतु। बस रुको, देखो या मतलब समझो क्या होता है। दवा की गोलियां में ना, टिक्कियों पत्ता, टिक्कियों कहते हैं, पत्ता में पैक आमे ना, वो पत्ता में खाने वाली टिक्की, हाँ ना, वो खाई वाली टिक्कियां नहीं, को पैक करने हेतु। प्लास्टिक की तो आमे, प्लास्टिक में तो पैक आमे, वो गोली आती है वो डिब्बी सी बंद, है ना, तो उसे कह रहा है। घावों को सीने हेतु धागे लगाए जाते हैं, वो प्लास्टिक के लगाए जाते हैं। जैसे कोई का ऑपरेशन हुआ, कोई लेडी है जैसे, है ना, उसके बालक हुआ ऑपरेशन थे, तो पेट पे टाँके लगे तो प्लास्टिक के टाँके लगते हैं। प्लास्टिक के टाँके गड़ते नहीं है, इना 10-15 100 साल में गरे जाके, 100 साल में गड़ जामे तो कोई दिक्कत ना, पेट अपने आप सही हो जाता है। तो हाँ, सब जगह से कहूँ, एक कोई के फ्रैक्चर है, वो पैर टूटा हुआ बिल्कुल, है ना, तो ऑपरेशन खाले फाड़ते हैं पहले, जब वो हड्डियाँ जोड़ें, जब पहले लगते हैं ये प्लास्टिक। घावों को सीने हेतु धागे लगाए जाते हैं, वो प्लास्टिक के बने होते हैं। भाई प्लास्टिक बहुत काम की चीज है। सिरिंज, प्रदूषण भी फैलता है। सिरिंज प्लास्टिक की बनी होती हैं, और चिकित्सकों के दस्ताने पहन कर आगे ना डॉक्टर, और विविध प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र
मतलब डॉक्टर प्रयोग करते हैं जो डॉक्टर चिकित्सा में, वो यंत्र भी प्लास्टिक के बने होते हैं। सब नहीं, पर उनमें कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं, माइक्रोवेव, कुछ लोहे के भी होते हैं, कुछ एल्यूमिनियम के भी होते हैं। माइक्रोवेव अब यहाँ पर ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। बस अब बताएं माइक्रोवेव ओवन क्या होता है। हमको नहीं पता। माइक्रोवेव ओवन ये होता है, इसमें खाया जाने वाला पदार्थ माइक्रोसॉफ्ट। कछु चीज है जो है गर्म करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट तो वो एक्सेल वर्ड इंजीनियर वो है ना, माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी को नाम है। ये माइक्रोवेव ओवन कह रहा है, इसमें कोई पदार्थ रख दो गर्म है जावे, खाया जाने वाला पदार्थ, जैसे बाटी भी बनाई जाती है माइक्रोवेव ओवन से, तो इसमें गर्म हो जाता है कोई पदार्थ रखने से, उसे कहते हैं। अब आओ यहाँ पे टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। हाँ, ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर में है। तो देखो टेफ्लॉन क्या है, उसमें पूछा गया है। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है ना, एक प्रकार का सबसे अच्छा प्लास्टिक है। टाइपिंग करें मतलब टेफ्लॉन नहीं, टाइपिंग के लिए नहीं है ये। टेफ्लॉन ये प्लास्टिक है एक विशिष्ट प्रकार का जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। टेफ्लॉन के बर्तन नाम है, जैसे हम टेफ्लॉन में जैसे वो ना है कचौड़ी पचौड़ी तलते हैं, कढ़ाइयों की परत बनी होती है टेफ्लॉन की, जहाँ पे तेल और जल चिपकता नहीं है। नहीं तेल ऐसा हो चिपक जावे, कछु चीजन वैसे इनमें डाल दो तुम बर्तन। ये भोजन पकाने के पात्रों पर ना चिपकने वाली परत लगाने का काम आता है। टेफ्लॉन की परत लगा में जब चिपकता नहीं, नेक साफ कर दे भट्ट साफ हो जाता है। अब आ जाओ अपशिष्ट के प्रकार, है ना। कितना हाँ भाई, प्लास्टिक और पर्यावरण। देखो जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता रहता है। फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में डाला जाता है तो चला जाता है ना। प्लास्टिक का निस्तारण जानते हो क्या होता है? देखो ये क्या होता है, निस्तारण कहते हैं निपटान, खत्म करना। एक प्रधान समस्या है। क्यों? मतलब आजकल प्लास्टिक को खत्म करना एक बहुत समस्या बन चुकी है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, क्या कहलाता है? जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। जो जीवाणुओं से अपघटित हो जाता है उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता, जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। अब ये क्या होता है जैव निम्नीकरणीय? निम्नीकरणीय डिटेल में पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। 3.3 देखिए। अपशिष्ट के प्रकार और अपहासित होने में लगने वाला समय। अपहासित मतलब छोटे छोटे खंडों में टूटने में लगा समय, और पदार्थ की प्रकृति कौन सी है? तो देखो अपशिष्ट के प्रकार, सब्जी और फल के छिलके, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। तो अपहासित होने में लगने वाला लगभग समय 1 से 2 सप्ताह में हम इसे पटक देते हैं ना, इसे सब्जी फलों के छिलके। तो ये क्या होता है? पदार्थ की प्रगति जैव निम्नी। ये जीवाणुओं द्वारा मट्टी बना दिया जाता है, पता ही ना पड़े 1-2 सप्ताह बाद, तो 15 दिन बाद की सब्जी हथी कोई छिलका या के हथे के नाते सूख जामे और मिट्टी मिल जाते हैं, बिल्कुल कूड़े बन जाते हैं, है ना। अब देखो नंबर 2 कागज को अपघटित होने में लगने वाला समय 10 से 30 दिन, मतलब 10 दिन आते लेकर 30 दिन अधिकतम।
10 दिना ते कम में ना दी है 10 दिना तक, तो 10 दिना के बाद 11वें दिना ऐसा है या 20 दिना हो ऐसा है, 30 दिना अधिकतम। 30 दिन में तो अधिकतम कागज पता ही ना पड़े वह जगह पे कोई कागज है तो जिसका जैव निम्नीकरण हो जाता है, जीवाणुओं द्वारा अपघटन हो जाता है। छोटे छोटे खंडों में बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं ये जैव जीवाणु, सूक्ष्म जीव। अब आओ सूती कपड़ा। सूती कपड़ा को अपघटित होने में 2 से 5 माह लगते हैं, मिट्टी में मिलने में, है ना, बिल्कुल महीन बनने में से 2 से 5 माह लगते हैं। 2 से 5 माह मतलब महीना, ये भी जैव निम्नीकरण हो जाता है इसका। अब आओ लकड़ी का बताओ, 10 से 15 वर्ष में लकड़ी घुनती है ना, घुन लगे लकड़ी मौल, तो ये 10 से 15 वर्ष में मिट्टी बन जाती है और जैव निम्नीकरण हो जाता है। पदार्थ की प्रगति है जैव निम्नीकरण, है ना। अब देखो, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में जाकर नष्ट होते हैं और जैव निम्नीकरण हो जाता है इसका। टिन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं के डिब्बे, तो टिन की में चादर बनाई जाती है, एल्यूमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं, धातुओं के डिब्बे भी बनाए जाते हैं। ये धातु हैं, है ना, 100 से 500 वर्ष में नष्ट होती हैं जाके मिट्टी बनेगी और ये जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति है। ये देख, या ध्यान देने की जरूरत है इसकी, जैव अनिम्नीकरणीय प्रकृति है ना, जीवों द्वारा इसका अपघटन नहीं होता, ये तो अपने आप ही मिटे 100 से 500 वर्ष में जाके, जैव अनिम्नीकरणीय। अब आप प्लास्टिक की थैलियां, लास्ट देखो, प्लास्टिक की थैलियां को कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष मतलब कह नहीं सकते कितनी वर्ष में नष्ट होंगी, है ना, और इसका भी जैव अनिम्नीकरणीय होता है, ये नष्ट नहीं होती, है ना, जैव अनिम्नीकरणीय। ये जीवाणुओं द्वारा इनका अपघटन आसानी से नहीं होता, उन्हें कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष लेता है, यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। पर्यावरण का हितैषी जाने, हितैषी कह में पर्यावरण में को स्वच्छ करने में सहायता नहीं करता है। कह ना यार तू आको हितैषी बनना है, मददगार, है ना। यहाँ से पढ़ो, यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थ को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण, धूम मतलब धुआं, उत्सर्जित मतलब बाहर छोड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित करता है। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। कपास या जूट के बने थैलों का प्रयोग कीजिए। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग निस्तारण करिए। बताओ, निस्तारण किसे कहते हैं? निस्तारण मतलब खत्म करना, निपटान करिए, खत्म करिए, निपटा दिया। हाँ, इसे पढ़ो। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। जोर से पढ़ो ना, है ना, यहाँ से पढ़ो। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। पुनः चक्रित क्या होता है? पुनः चक्रित मतलब दोबारा बनाना, है ना, बेहतर होगा प्लास्टिक को, है ना। और यहाँ से पढ़ो, अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक मतलब दोबारा बनाए जा सकते हैं, उसी प्लास्टिक में से दोबारा यूज लिया जा सकता है, कुछ चीज बनाई जा सकती है। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक
हाँ, अभिकर्मक मिला अभिकर्मक कहते हैं रसायन, जाते हैं। केमिकल पदार्थ मिला इससे दिए जाते पुनः हैं। चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचयन हेतु सीमित हो जाता है। तो देखो एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5 आर सिद्धांत को याद रखिए। ये याद रखना है, पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन आंसरों में दे रखा है। तो 5 आर सिद्धांत को समझाइए, क्या कहता है 5 आर सिद्धांत प्लास्टिक के बारे में। तो देखो, उपयोग कम करिए, प्लास्टिक का उपयोग कम करो, कम से कम करो। नंबर 2, पुनः उपयोग करिए। कोई चीज प्लास्टिक है, बोतल फेंको मत, बोतल है दोबारा प्लास्टिक में ये बोतल फेंक देते हैं आप कचरे वाले। प्लास्टिक जब ही तो बिकता है कि भाई मैं तो दूसरी चीज बना देते हैं, वो दोबारा यूज करते हैं। तो उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, ये फैक्ट्रियों में जाता है ना। तो इंग्लिश में देख सकते हो, उपयोग कम करिए कहते हैं रिड्यूस, और फिर रियूज। ये जो बंद कर दे, बोल ये जो कबाड़ फवाड़े उठाए प्लास्टिक की चीज, ये का करें फिर इनको? ये प्लास्टिक की ये दोबारा फैक्ट्रियों में जाता है ये प्लास्टिक, और वहाँ पर दोबारा जैसे बोतल है वही में तो दूसरी बोतल बन जाती है। क्या वही बोतल है धरने में? वही ना धरे, वो स्वच्छ होता है, साफ होता है, बढ़िया, गंदगी फंदगी हट जाती है उसमें सब। जब बनाते हैं उसमें दूसरी प्लास्टिक बोतल ना बने तो दूसरा आकार दे देते हैं उसके लिए। ये देखो, पुनः उपयोग करिए, फिर पुनः चक्रित करिए, फिर दोबारा देखो, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, फिर पुनः चक्रित करिए, उसे दोबारा बनाइए, फिर पुनः प्राप्त करिए, और उपयोग ना करना फिर, है ना। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण हितैषी हो। तो देखो, इंग्लिश में याद रख सकते हो तो इंग्लिश में रख सकते हो आप। रिड्यूस 5 याद रखने आपको, फिर रीयूज, इसमें से आपको डी हटा देना है और सी हटा देनी है। तो रीयूज, रिड्यूस, रीयूज, फिर रिसाइकिल मतलब दोबारा बनाना, फिर रिकवर दोबारा प्राप्त करना, है ना। या हिंदी में भी याद रख सकते हो, देखो, है ना। और पर्यावरण मतलब रिफ्यूज कहते हैं, पर्यावरण हितैषी, है ना। एक फिल्म और चली थी पहले, रिफ्यूजी। तो देखो, ध्यान रखना है, उपयोग कम करिए, दोबारा उपयोग करिए, और पुनः चक्रित करिए, और फिर उसे पुनः प्राप्त करिए, और उपयोग ना करना फिर, है ना। तो क्या हो गई देखो, 1 2 3 4 और 5। कम से ना उपयोग ना करना का मतलब प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें तो ही अच्छा है, बहुत कम से कम करो। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहां पशु, विशेष रूप से गाय, कचरा खा रही हो? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियां और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल लेते हैं। क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कंटरोध उत्पन्न करते हैं। देखो, अब एक गाय भैंस डोलती है ना, गाय डोलती है ज्यादातर, भैंस ने कोई ना डोलन दे रहो, गाय डोलती है खुले में, तो इनमें ढेर लगे रहते हैं कचरे को, तो गाय बेजार ये मुँह मारते हैं, है ना। तो ये कचरे को खा जाते हैं वैसे, फिर इनके भीतर ये प्लास्टिक गलता नहीं है, बेचारे दुख पा रही हैं आज के ज़माने में गाय। तो ये क्या करता है, इन पशुओं के श्वसन तंत्र मतलब सांस लेने वाले तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं। कंठरोध मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है ना, जब तो बेजार खावे उल्टी सी, जो है तो बेजार हूँ करे, है ना, जोर तो लगे खूंकार सी, वो ज़्यादा खावे उल्टे मलबे फलवे, अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं और अंततः उनकी मृत्यु का कारण बन जा सकते हैं। अब ज्यादातर गाय बेजार की मौत यही तरीका दे रही है, ज्यादातर लार और टपकाने। हाँ। अब देखो, लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियां नालियों को रोक देती हैं। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट, अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर सड़क पर
उद्यान मतलब पार्क अथवा पिकनिक के स्थानों पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त हो रहें? जाता है। रेशा विवेक। प्लास्टिक, रेशा लड़का का नाम है, लड़की का नाम है, और विवेक लड़का का नाम। तो प्लास्टिक की थैलियां जलाशय मतलब तालाब, पोखर, पानी भरा रहता उनमें, अथवा सड़क पर नहीं फेंकें, है ना। पहली बात, खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाएं। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए। यदि आपको ये पाठ अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें। ऐसे ही आगे मिलते हैं, चलो वीडियो में आगे की में, जब तक देखते रहिए।